प्रिय विद्यार्थियों, नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं की अगली जो टॉपिक है, अगला जो विषय है या विशेषता है, उसको ले रहे हैं। नागार्जुन के काव्य की अगली विशेषता है समसामयिकता। समसामयिकता का मतलब होता है कि उस समय जो समय चल रहा है या चल रहा था, उस समय वो कितना उपयोगी है या उस समय का वर्णन कवि ने किस रूप में कितना किया है। तो नागार्जुन चूँकि समाज से प्रभावित थे, मजदूर, गरीब और प्रगतिशील विचारों के थे, उन्होंने बड़ी लगन और तीव्रता के साथ समसामयिक घटनाओं का अध्ययन करके उन पर कटु और तीक्ष्ण व्यंग्य लिखे हैं। कवि की दृष्टि से न धार्मिक घटनाएं बची, न सामाजिक और न राजनीतिक घटनाएं बची, न आर्थिक, न राष्ट्रीय घटनाएं, न अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। कवि ने अपने समय की गतिविधियों पर तीखी दृष्टि डालते हुए अपने काव्य का सृजन किया है और नागार्जुन ने आवश्यकतानुसार अपनी जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, उनमें जो विकृतियां थी, उनकी कटु आलोचना भी की है। तीक्ष्ण और चुटेले व्यंग्य बाणों का प्रहार भी किया है। जैसे देश में फैली हुई महंगाई की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहा है, पैटर्न टैंक उन्होंने तोड़े, महंगाई के टैंक कौन तोड़ेगा। ऐसे ही जिस समय देश में स्थान स्थान पर पुलिस और छात्रों का संघर्ष चल रहा था, पुलिस देश की तरुण शक्ति का संहार कर रही थी, तब कवि ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, सहज पहरवे रहे संभाले कंधों पर बंदूक, अंदर अंदर पौधों की हरियाली चाटेंगे बेशक शंबूक, सिंह वाहिनी तो अनुजों का रक्त पिएगी, धरती की प्यासी फसलों को पानी देगा कौन। देशव्यापी भ्रष्टाचार को देखकर कवि का हृदय कराह उठता है। वह भ्रष्टाचार को रावण का रूप देकर अपना आक्रोश अपनी कविता में इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं, राम राज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत शक्ल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। नेताओं की नीयत बदली, फिर तो अपने ही हाथों भारत माँ के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा है। कवि ने स्वार्थी और अवसरवादी जो कांग्रेसी नेता थे, उन पर व्यंग्यों की बौछार की है और वे लिखते हैं, वोट मिलना लगता आसान, कहीं पर बोझ कहीं गुणगान, कहीं पर थोक नगद नगदान। अथवा वतन नहीं है खतरे में है नेतागण, रंग धुल रहा शारों का अब कौन करेगा पालागन। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देशी नवाबों और राजाओं की गद्दियों के छिनते ही उनमें जो प्रतिक्रिया हुई, उसकी ओर भी कवि का ध्यान गया और उन्होंने लिखा, पछताते हैं राजा, पछताते नवाब, देखते हैं पुराने दिनों के ख्वाब। नवाब होंगे स्वतंत्र होंगे राजा, लौटेंगी शहंशाही, शासन होगा ताजा, एक होगा राजा धीराज बहादुर, गाएंगे यश जिंगुर और दादुर। कवि ने अपनी त्रिमूर्ति कविता में फिजो और दलाई लामा के भागने की ओर संकेत करते हुए सजीव व्यंग्य लिखा। फिजो के लिए लिखा, जो दलाई लामा को याद करता हुआ कहता है, तुम भागे तो पहुँचे हिंदुस्तान, नम में गूंजा स्वागत का ऐलान, और आज मैं खुद आया हूँ भाग, स्वागत में ये तोप रहे हैं दाग, किंतु इधर नेहरू आलेंगे आग। इस तरह दलाई लामा फिजो को याद करता हुआ कहता है, नहीं लौटने का तुम लेना नाम, हम दो हैं एक सरी का काम, शत्रु करें शीर्षासन का व्यायाम, मुक्ति मार्ग है लंदन की फुटपाथ। ऐसे ही पाकिस्तान और चीन की अपवित्र मित्रता पर व्यंग्य करते हुए कवि ने लिखा था, आ गए अब तो दिन ऐश के, मार्क्स तेरी दाढ़ी में जूं ने दिए अंडे, निकल रहे हैं उन्हीं में से कम्युनिज्म के पंडे। ऐसे ही हिंदी चीनी भाई भाई कहने वाले चीन ने भारत के साथ गद्दारी करके जब पंचशील के सिद्धांत की धज्जी उड़ाई थी, तब कवि ने व्यंग्य लिखा, अब तो मुंह में दही जम गया, अब तो आती है उबकाई,
बोलो फिर से कौन कहेगा हिंदी चीनी भाई भाई। इसी तरह रूस ने जब अचानक चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग पर आक्रमण किया और शांति प्रिय चेक जनता को शांत कर दिया था, उस समय रूस की इस हरकत पर व्यंग करते हुए कवि ने लिखा, जी आपको गलत फहमी हुई है, जी हमने ही चिढ़ाया था पहले, जी उल्टे हम ही ने इन्हें गालियां दी थी, जी वो तो यूं ही दिखाई दे गई प्राग में रूसी टैंकों की कतार, जी वो तो मांगलिक रथ यात्रा थी हमारे अंग्रेजों की। इस प्रकार कवि ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की गतिविधियों पर दृष्टि रखते हुए व्यंग्य लिखे हैं, जिनमें समसामयिकता का स्वरूप भली प्रकार से दृष्टिगोचर होता है। अगली विशेषता है कवि के काव्य की श्रद्धांजलियाँ। कवि ने देश के महान नेताओं, साहित्यकारों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धान्वित होकर उनका गुणगान किया है और उनके प्रति अत्यंत भावभीनी श्रद्धांजलियाँ भी अपने काव्य द्वारा अर्पित की हैं। जैसे विश्व वंदे बापू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कवि ने लिखा है, पर न आज रोके रुक पाती आंखें मेरी भर भर आती, रोता हूँ लिखता जाता हूँ कवि को बेकाबू पाता हूँ, कैसे इस कोरे कागज़ पर पूरी पीर उतार सकूँगा। ऐसे ही विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के निधन पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कवि के हृदय में शंका उठी कि वैभवपूर्ण परिवार में जन्म लेकर भी उनके हृदय में जन जन की पीड़ समझने की शक्ति कहाँ से आई, कहाँ से मिली तुम्हें इतनी अनुभूतियाँ पीड़ित मनुष्यता के निम्न स्तर की। इसी तरह अमर प्रेरणा के स्रोत महाप्राण निराला की महाप्रयाण पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कवि ने व्यथित हृदय से लिखा है, तिमिर में रवि खो गया दिन लुप्त हैं बेसुध गगन, भारती सिर पीटती है लुट गया प्राण धन। ऐसे ही अपने पथ प्रदर्शक राम वृक्ष बेनीपुरी के स्वर्गवास पर भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कवि ने लिखा है, नौरंगी नूर के जादूगर को सलाम, नए अदब के नदावर को सलाम, माटी की मूरत के कीमियागार को सलाम, बेनीपुर को सलाम, अपने रहबर को सलाम। इसी तरह अनेक प्रकार के देशभक्त और क्रांतिकारी व्यक्तियों को कवि ने अपनी श्रद्धांजलियाँ अर्पित की हैं। श्रद्धांजलि के रूप में काव्य रचना करके कवि ने अपने सहज और सरल उद्गारों को अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। इस प्रकार कवि की अनुभूति में गहनता है, मार्मिकता है, प्रभाव उत्पादकता है, सरसता है, रमणीयता है। कवि ने इसी कारण विविध भावों की व्यंजना अत्यंत मनोरम ढंग से की है, जिसमें उसकी कल्पना की प्रतिभा अत्यंत भव्य और दिव्य स्वरूप में दृष्टिगोचर होती है। इस तरह हम देखते हैं कि कवि नागार्जुन अत्यंत विद्वान कवि थे। वो नवचेतना के कवि थे और उन्होंने जो समाज में जनता संघर्ष से घिरी हुई थी उसकी पीड़ा को पहचाना और उस आधार पर अपनी कविता की। भारत भूमि के अणु अणु और कण कण में कण कण के प्रति उनके मन में श्रद्धा भरी हुई थी और व्यंग्य तो ऐसा उन्होंने लिखा है कि नामवर सिंह जी ने कहा था कि हिंदी में व्यंग्य या तो निराला ने लिखा है या नागार्जुन ने भी लिखा है। रामविलास शर्मा ने भी यही लिखा था कि उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से जिंदा दिली प्रकट की है। नागार्जुन जो हैं वो इस प्रकार हिंदी साहित्य के समर्थ कवि रहे हैं, क्योंकि उनमें जनजीवन की जो आशा और आकांक्षाएं हैं
वो विद्यमान हैं। उन्होंने सामाजिक चेतना से परिपूर्ण कविताएं लिखी हैं और उन्होंने जनता की भावना को सर्वोपरि रखा है। इस तरह नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं, अनुभूतिगत काव्यगत विशेषताएं यहाँ पर संपन्न होती हैं। उनकी जो अभिव्यक्तिगत विशेषताएं संपन्न हुई और काव्यगत विशेषताएं अगले व्याख्यान में हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।